नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव का ये सेशन अच्छे से देख लिया तो डीसी जनरेटर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है? तो बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है? तो हम लोग जानते हैं, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये जो इसको बोलते हैं हम लोग तर्जनी, ये एक अंगूठा होता है और ये होता है इसका मध्यमा। 3 उंगलियों है। अंगूठा क्या है? बल की दिशा को दर्शाता है। बल की दिशा को तर्जनी का चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये बीच वाली उंगली क्या दर्शाता है? धारा की दिशा। तो यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा की दिशा बीच वाली उंगली दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फिगर के माध्यम से समझाया गया है। इसमें देखिए पहले अंगूठा क्या है? फोर्स यानी कि बल को दर्शा रहा है आपका ये वाला अंगूठा, और ये क्या? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये है धारा को दर्शा रहा है। ये किसके लिए है? डीसी मोटर के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का घूमने वाला भाग, चाहे वो देखिए डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर, दोनों घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? आर्मेचर। इसमें हमें वाइंडिंग की जाती है। तो ये देख लेते हैं। देखिए आर्मेचर किस प्रकार से दिखता है। तो ये क्या है? देखिए ये आर्मेचर है। आर्मेचर में वाइंडिंग की गई है। ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इस स्लॉट में वाइंडिंग की गई है। और ये वाला हिस्सा क्या है? कम्यूटेटर। तो ये घूमने वाला भाग होता है। निम्न में से बैक ईएमएफ को भी कहते हैं। तो जो बैक ईएमएफ होता है उसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। और ये जो काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ होता है जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन सा आधारित होता है? तो वो बैक ईएमएफ। तो इस चीज़ को भी ध्यान। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? वही क्वेश्चन आ गया। तो बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5वां है कि स्थिर गति वाली मोटर। तो जो स्थिर गति वाली मोटर है तो हम उसको बोलते हैं डीसी शंट मोटर। ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डीसी शंट मोटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर गति वाली मोटर। इसका देखिए किस प्रकार से डायग्राम बनता है। देखिए यहाँ से डीसी सप्लाई दिया गया है, तो यहाँ से आपको इसे सर्व, ये आर्मेचर है, ये डीसी शंट फील्ड है। तो ये क्या होता है? इस फील्ड के बारे में हम लोगों ने डीसी जनरेटर में पूरे डिटेल से पढ़ा है कि ये पतले तार का अधिक लपेट होता है, इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, और ये आर्मेचर के साथ किस तरह है? पैरेलल यानी समांतर क्रम में जुड़ी होती है, इसीलिए इसको डीसी शंट मोटर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का डायग्राम, ये डायग्राम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है कि आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? तो जो फील्ड बाइंडिंग में जो प्रतिरोध के कारण क्षति होती है यानी लॉसेज आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ताम्र क्षति, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको कॉपर लॉस बोलते हैं, यानी कि ताम्र क्षति। 7वां है विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। वही अगर जनरेटर की बात आए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। वही अगर आपके बैटरी के बारे में बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वही अगर माइक्रोफोन की बात आए तो वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्वेश्चन क्या किया गया, इस पर आपको ध्यान रखना है।
आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है। तो एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विरोध करने वाला होता है। 9वां है डीसी मोटर की बनावट। डीसी मोटर की जो बनावट है डीसी जनरेटर के समान ही होती है, लेकिन फ्रेम में भिन्न होता है। ठीक है, फ्रेम में क्या होता है, भिन्न होता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये है, देख रहे हैं कि नहीं, इसमें देखिए ये डीसी जनरेटर है, इसमें जालीदार कटे हुए हैं, तो ये डीसी जनरेटर है और डीसी मोटर की तरह। तो इसकी फ्रेम के बनावट में इसमें क्या है, डिफरेंट देखने को मिलता है। 10वां है निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो बैक ईएमएफ किन तथ्यों पर निर्भर करता है, समांतर पथों की संख्या पर भी, मोटर की गति और प्रति ध्रुव फ्लक्स पर भी, यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इस फार्मूले से आप इसको जान सकते हैं, दिखाया ना। देखिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के लिए सेम फार्मूला है, लेकिन वही जनरेटर हो जाता है तो ईजी से दर्शाते हैं, अगर मोटर हो जाता है तो ईएम बैक ईएमएफ से दर्शाते हैं। अब फार्मूला सेम है, देखिए 5NZP अपान 60 वोल्ट, वही फार्मूला इसमें है। तो ये प्रति फ्लक्स है, ये है जेड चालकों की संख्या, एन है, एन है आपकी, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न, और पी क्या है, पोल है, और ये है समांतर पथों की संख्या। तो इसको ध्यान रखना है। 11 नंबर है क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर की उच्च विद्युत धारा लेती है। तो इसका कारण है कि जब बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, 0 होता है स्टार्टिंग के समय। तो स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस पर ध्यान देना। 12 नंबर है कि डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का क्या कार्य है। तो जो हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए मोटर को, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को निम्न वोल्टेज से बचाता है। हाँ ये भी काम है। मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, जी बिल्कुल। आर्मेचर धारा को सीमित करता है, सबसे महत्वपूर्ण है सी, यानी कि ये ऑप्शन सारे सही है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये क्या करता है, निम्न वोल्टेज, ओवरलोडिंग और धारा को सीमित करने का कार्य करता है। 13 नंबर है निम्नलिखित किन तथ्यों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है। डीसी मोटर का बल आघूर्ण आर्मेचर करंट पर, प्रति चुंबकीय फ्लक्स पर, समांतर पथों की संख्या है। तो हम आपको याद होगा जो टार्क का फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, 30 समानुपात 5Ia/5 लिख रहे थे, यानी कि आर्मेचर करंट और फ्लक्स के पर निर्भर करता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस थ्योरी पहले आप कंप्लीट करिए। देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के लिए किया जाता है। तो 2 पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट का स्टार्टर का प्रयोग हम लोग डीसी सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट का डीसी शंट के लिए, और जो 4 पॉइंट होता है डीसी कंपाउंड मोटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, 2, 3, 4। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए इसमें स्टार्टर है, इसमें स्टार्टर का आप देख लीजिए जो नाम है उसमें देखिए एल 2 पॉइंट स्टार्टर, इसको क्यों बोला जाता है, इसमें एल और ए आपको टर्मिनल देखने का, यानी आर्मेचर का, ये लोड का, तो ये 2 टर्मिनल देखने के मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। देखिए इनके नाम लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज नाम लिखा हुआ है, तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए इसको सिंपल वे में यहाँ से बना दिया गया है, देख रहे हैं ना, एल और एफ है ना, फील्ड वाला। तो ये इसी के, देखिए ये वाला है आपका ये स्टॉपर है, इसको ये ऐसे ट्यूब करके इसमें रेजिस्टेंस के द्वारा कंट्रोल होता है, डीसी सप्लाई द्वारा यहाँ जोड़ दिया गया। ये देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर आर्मेचर के साथ सीरीज है तो सीरीज के साथ जोड़ दिया गया। अब ये देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर,
इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलता है, एल, एफ और ए। एल, एफ और ए, एल, एफ और ए, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर इसको कहते हैं। सारे नाम लिखा हूँ, देखिए नो वोल्ट कॉयल है, इसको NVC बोलते हैं। यहाँ पर ओवरलोड कॉयल है, ये इसको ये वाला स्प्रिंग से, ये देखिए स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ये सॉफ्ट आयरन है। ये सारा स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये किस प्रकार से होता है, ये चीज़ें आपको दर्शाई गई। शंट में देख रहे हैं, ये शंट के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसको आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ दिया गया। उसी तरह 4 पॉइंट में एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद सेम वही चीज़ है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल टार्क होगा। टार्क का कितना गुना होता है, तो ये 1.5 गुना होता है। वहीं अगर यहीं पर अगर सीरीज मोटर की बात करें तो वो से 5 से 6 गुना होता है, तो सर बी हो जाता है। तो ये होगा, शंट का पूछा है तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग होती है, तो जो लिफ्ट के लिए उपयोग होती है हम लोग DC सीरीज मोटर, यानी बी वाला ऑप्शन है आपका। DC सीरीज मोटर का भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेटर अगर ऑप्शन कोई होगा तो कम्युलेटिव होगा। हाँ, तो हम लोग कम्युलेटिव के साथ जाएंगे। कम्युलेटिव दिया हुआ है तो कम्युलेटिव यानी सी वाला ऑप्शन। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क होता है, तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है शंट मोटर से अधिक, सीरीज मोटर से कम, सीरीज मोटर के बराबर। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से कम होता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर है, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो वह डिफरेंशियल मोटर। वो जैसे ही लोड बढ़ाते हैं तुरंत क्या कर जाता है, ट्रिप खा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। सबसे कठिन कौन सा है, डिफरेंशियल मोटर। सीरीज मोटर में फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या कैसी होती है। सीरीज मोटर में फील्ड ध्रुव की संख्या कितनी होती है, शंट फील्ड से अधिक, शंट फील्ड के समान, शंट फील्ड से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो जब सीरीज की बात आए तो ये क्या होता है, शंट फील्ड से कम होती है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, किसी DC मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड वाइंडिंग शून्य होगा। तो ये क्या हो जाती, अगर फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, शून्य हो जाए। अच्छा, हो जाए, किसी DC मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड वाइंडिंग शून्य हो जाए, तो क्या हो जाएगा, निकलेगा शून्य होगी, अनंत होगी, प्रवृत्ति दिशा में होगी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये से पूछा है कि गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहने का मतलब यही है। तो n समानुपाती EB/φ होता है। जब भी फील्ड का मान जब शून्य हो जाएगा तो आप जानिए कि 1, अगर इसको 0 हो जाएगा, फ्लक्स का मान 0 हो जाए तो 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो यानी कि उसकी जो स्पीड हो जाएगी अनंत हो जाएगा और बाद में जल भी सकती है। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।